बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं शुरू से ही बागी तबीयत की मालिक थी। माँ बाप ने बचपन से लाड प्यार ही इतना दिया था कि मैं खुद को दूसरों से बरतर समझने लगी। इन्हीं दिनों मैं जब कॉलेज जाती थी, मेरी उम्र तकरीबन 16-17 साल होगी कि कॉलेज में मुझे एक लड़का पसंद आ गया। लड़का हमारी बरादरी से हटकर था, जबकि हमारी बरादरी में शादियां बरादरी से बाहर नहीं होती थी। मगर चूंकि मैं अपने घर में लाडली थी, मैंने सोचा कि मैं अपने अब्बू से बात करूंगी। हो सकता है कि वो इस रिश्ते पर राज़ी हो जाएं और मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ मुझे मिल जाएं। मैंने अपनी कज़िन से बात की तो बोली, ऐसा सोचना भी मत, चचा कभी ऐसा नहीं करेंगे। शायद तुम उनके लाड प्यार की वजह से ऐसा कह रही हो, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुमने अभी उनका असल रूप देखा ही कहाँ है। मैंने कहा, तुम्हें नहीं पता वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, ज़रूर मेरी बात मान लेंगे। अब्बा एक रूपदार शख्सियत के मालिक थे, नमाज रोज़े के पाबंद थे और चेहरे से नूर बरसता था। अब्बा की शख्सियत से सभी लोग मुतासिर होते थे, मगर मेरे लिए अब्बा एक मुख्तलिफ शख्सियत थे। मैं उनके सामने हर बात कर दिया करती थी। शायद ये उनके लाड प्यार का नतीजा था। कॉलेज ख़त्म होने में थोड़े ही दिन रह गए थे। उस शाम मैं अब्बा का इंतज़ार कर रही थी। शाम के तकरीबन मगरिब के वक्त अब्बा घर तशरीफ़ ले आए। तभी मैं चादर लपेटकर उनके कमरे में गई। अब्बा जी, मुझे आपसे एक बात करनी है, मैंने बड़े अदब से कहा और चेहरे पर मासूमियत सजा ली। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अब्बा ने मुझे देखे बिना कहा। अब्बा जी, आपको तो पता है, आपने बचपन से मेरी हर बात मानी है, कभी मुझे ना नहीं की। तो फिर मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में क्या आप मुझे इख्तियार देंगे कि मैं अपने होने वाले जीवन साथी का इंतखाब अपनी पसंद से करूं? मेरी बात सुनकर अब्बा के चेहरे पर एक सन्नाटा सा छा गया, मगर वो कुछ बोले नहीं। तभी मैंने हिम्मत करके कहा, अब्बा जी, आपकी कसम, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, ना ही उससे बात की है, मगर वो मुझे पसंद है। मैंने झूठ की तय अपने चेहरे पर चढ़ाते हुए कहा। अब्बा यकदम मुझे देखने लगे। बेटी, जो तुम्हें पसंद है वो इस बिरादरी का नहीं है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम लोग अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते। अब्बा ने ये बात मुझसे बिना पूछे कही तो मैं हैरान रह गई कि ये बात तो मैंने अब्बा को भी बताई ही नहीं थी कि वो कौन है और किस बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। फिर ये बात इन्हें कैसे मालूम हो गई? मैं उल्टे कदमों वहाँ से वापस आ गई। अब्बा के तासुरात देखकर जान गई थी कि मेरी दाल गलने वाली नहीं है। वैसे भी अब्बा के सामने दूसरी बार वही बात दोहराने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। इतने में आसिफ का फ़ोन आ गया। मैंने उसे सारी बात बता दी तो बोला, तुम फिक्र क्यों करती हो? जब तुम्हें शादी का हक है और वो भी पसंद की शादी का, तो तुम्हारे अब्बा कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले? शायद वो भूल गया था कि अब्बा अब्बा होते हैं मुझे रोकने वाले, जिन्होंने बचपन से मुझे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। मगर मैं तो आसिफ की मोहब्बत में बह गई थी। उसकी इश्क की पट्टी मेरी आंखों पर बंधी हुई थी। माँ बाप की तरबियत भूल गई थी मैं। आसिफ ने मुझे भागने पर उकसाया और मैंने बेअक्लों की तरह उसका साथ दिया। मैं आसिफ के साथ जाने पर तैयार हो गई। ये तकरीबन अगली रात के 12 बजे का वक्त था। मैंने आसिफ से फ़ोन पर आखिरी बार बात की और एहतियातन अपना फ़ोन बंद करके अपने बैग में रख दिया। उसके बाद घर से कुछ कीमती ज़ेवरात चुराए, कुछ पैसे भी अपने साथ रखे। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अपने घर को छोड़ देना, वो भी अपनी चंद दिन की मोहब्बत के लिए, किसी दिल गुर्दे वाले ही का काम हो सकता है। और मेरे लिए ये बात सबसे मुश्किल थी, क्योंकि मैं अपने अब्बा को बेहद प्यार करती थी। खैर, अब ये बातें सोचने का वक्त नहीं था। जो फैसला कर लिया सो कर लिया। मैं नंगे पाँव आगे बढ़ती जा रही थी। शोर ना हो इसलिए मैं घर से नंगे पाँव निकली थी। घर से निकलते ही मगर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। मैंने इसे अपना वहम समझा और दलेरी से चलती रेलवे स्टेशन की जानिब जाने लगी, जहाँ पर आसिफ मेरा इंतज़ार कर रहा था। सड़क सारी वीरान थी और आसपास के दरख्त किसी दियों से कम नहीं लग रहे थे। जब मुझे बेइंतहा खौफ महसूस हुआ तो मैंने पर्स से अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया
इसे ऑन किया और आसिफ को कॉल की। हेलो आसिफ, तुम कहाँ हो? मैं अपने घर से निकल गई हूँ। हाँ आमना, फिक्र नहीं करो, मैं भी रास्ते में हूँ, बस 10 मिनट में रेलवे स्टेशन पहुँच जाऊँगा। तुम जल्दी आओ, डरने की कोई बात नहीं, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। आसिफ ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे दिल में थोड़ी हिम्मत आ गई। अब मैं आगे बढ़ने लगी, मगर मैं आगे 2 कदम बढ़ती तो ऐसा लगता कोई मेरे साथ साथ चल रहा है। रुक जाती तो कदमों की आवाज़ बंद हो जाती। अब तो मेरा मारे खौफ के बुरा हाल था, मगर ये आसिफ की मोहब्बत थी कि मैं रेलवे स्टेशन की तरफ चली जा रही थी। रेलवे स्टेशन पहुंचने में अभी कोई 100 मीटर का फासला होगा कि मुझे अपने साथ एक साया सा नज़र आया। ये साया देखकर मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि ये साया मेरा नहीं, मेरे कद से कई गुना बड़ा था। मेरा दिल चाहा कि आंखें बंद कर लूं और उड़कर आसिफ के पास पहुंच जाऊं, मगर अब फासला थोड़ा ही था, अभी तक किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। सो मैं धीमे धीमे कदम उठाती रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गई। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था, कोई कुल्ली, कोई भी रेलवे स्टेशन का अमला मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपनी निगाहें नीचे किए बैठी आसिफ का इंतज़ार कर रही थी। तभी मुझे लगा मेरी दाईं तरफ कोई खड़ा है। ये शख्स सफ़ेद रंग के कपड़े मलबूस किए हुए था। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर से इत्मीनान से बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि मुझे बाईं तरफ से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैंने चौंक कर देखा तो एक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस शख्स ज़मीन पर झुका कुछ उठा रहा था। गालिबन उसने ये सब कुछ मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए किया था। मैं लाख वहाँ पर अकेली सही, दिल में खौफ भी बहुत था, मगर न जाने क्यों उस शख्स को देखकर मेरे दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने निगाहें दूसरी तरफ फेर ली और आसिफ का इंतज़ार करने लगी। आसिफ ने कहा था वो 10-15 मिनट में पहुंच जाएगा। 10-15 मिनट से ज़ायद हो गए थे। अब तो मुझ पर मायूसी तारी होने लगी थी। तभी मैंने फ़ोन ऑन किया और आसिफ को कॉल की। हेलो आसिफ, मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी आवाज़ में खौफ और नाराज़गी थी। आगे से आसिफ ने मुझे कोई बात कही, मगर उसकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई नहीं दी। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और उसका इंतज़ार करने लगी। तभी मेरी नज़र सामने आती ट्रेन पर पड़ी। गिड़गिड़ाती आवाज़ में ट्रेन मेरी तरफ आ रही थी। ट्रेन देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना न रहा। आसिफ से मिलने में अब चंद लम्हे ही बाकी रह गए थे, मगर ये क्या, ट्रेन आकर रुकी। मुसाफिर निकलने लगे, मगर एक अजीब ही मंजर पेश कर रहे थे। ट्रेन से निकलने वाले सभी अफराद ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। इनकी सफ़ेद रंग की दाढ़ियाँ थीं और सर पर पगड़ियाँ रखी हुई थीं। इन लोगों को देखकर मुझे एक गैर मामूली और अनहोनी सी का एहसास हुआ। जाहिर है इस पूरी ट्रेन में सभी के सफ़ेद कपड़े पहनने का क्या मकसद हो सकता था। मैं नासमझी से आसिफ को ढूंढने लगी, मगर इन सब लोगों में आसिफ कहीं भी नहीं था। मैं उठकर खड़ी हो गई कि ट्रेन के पास जाती हूँ, वहाँ जाकर आसिफ को ढूंढती हूँ। मैं आसिफ को दीवानावार ढूंढ रही थी, मगर मुझे कोई नज़र नहीं आया। तभी मेरे फ़ोन पर घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया, मगर आवाज़ नहीं आ रही थी। ट्रेन से निकलने वाले वो सफ़ेद लोग स्टेशन पर एक कतार की मानद खड़े हो गए थे। इन सभी की निगाहें हैरत अंगेज़ तौर पर मेरी तरफ थीं, जबकि मेरे तो खौफ से हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था ये लोग मेरे ही लिए यहाँ खड़े हों या मुझे जानते हों। फिर मैं उठ खड़ी हुई कि देखूं शायद आसिफ इन लोगों में ही कहीं हो। मैंने देखा ये सब बुजुर्ग सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, नजरें झुकाए, हाथ बांधे एक कतार में खड़े थे। ना ही इन्होंने कोई बात की और ना ही मैंने इन्हें कुछ कहा। इन लोगों का अंदाज अजीब सा था। तभी वहाँ पर एक ऐसा मंजर हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। काले कपड़ों में मलबूस एक अजीबोगरीब शक्ल वाला इंसान आगे बढ़ा। वो ट्रेन से उतरा और इधर उधर देखने लगा। इस शख्स की शक्ल इंतहाई भयानक थी। इसके चेहरे पर खून के छींटे पड़े हुए थे। लग रहा था कि जिल्द झुलस गई है। थोड़ी देर इधर उधर नज़रें घुमाने के बाद, थोड़ी देर के बाद जब इसकी नज़र बेंच पर पड़ी तो इसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। आंखें लाल अंगारा हो गई और ये मेरी तरफ बढ़ने लगा। इसे देखकर मैं बहुत खौफजदा हो गई। ऐसा लग रहा था ये कोई जिन भूत है जो मुझे खा जाएगा या मुझे नुकसान पहुंचाएगा।
मेरा दिल मारे खौफ के थर थर कांप रहा था। समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या होने वाला है। ये शख्स मुसलसल मेरी जानिब बढ़ रहा था। इसका काला लिबास खौफ और दहशत में इजाफा कर रहा था, जबकि मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। मगर इससे पहले कि वो शख्स मेरी तरफ बढ़ता, मैंने एक जोरदार चीख मारी और उन सफ़ेद बुजुर्गों की जानिब भागी जो एक कतार बनाए वहाँ खड़े थे। इनके सर झुके हुए थे। मेरे बुलाने पर इन लोगों में से चंद एक बुजुर्ग आगे बढ़े और उस काले लिबास वाले शख्स को उठा उठा कर ज़मीन पर पटकने लगे। उस शख्स की फलक शुगाफ चीखें आसमान तक बुलंद हो रही थी, जबकि मैं अब खुद को महफूज तस्वर कर रही थी। इनमें से एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर मेरे सर पर दिलासा दिया और फिर मुझे हाथ से पकड़कर रेलवे स्टेशन से बाहर तक ले आए। न जाने क्यों मुझे उनसे डर नहीं लग रहा था। स्टेशन से बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। इन्होंने मुझे गाड़ी में बैठने का कहा और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। मैं चुपचाप सी आंखों से आंसू बहा रही थी। मैं तो आसिफ की मोहब्बत में घर से निकली थी। मुझे क्या पता था मेरे साथ ये भयानक वाक़या हो जाएगा। न जाने आसिफ मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। खुदा जाने वो आएगा, आकर कब तक मेरा इंतज़ार करेगा और चला जाएगा। आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे, जबकि बुजुर्ग खामोशी से गाड़ी चला रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे एक भी सवाल करूं। तकरीबन 10 मिनट के बाद ही मेरा घर आ गया। मैं गाड़ी से उतरने लगी तो मेरी नज़र गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी। मैं ये देखकर चौंक गई कि वहाँ मेरे बुर्के का दुपट्टा पड़ा हुआ था, जो कल रात में अब्बू की गाड़ी में भूल गई थी। इतने में उस शख्स ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से चला गया। मेरी नज़र जाती हुई गाड़ी के नंबर प्लेट पर पड़ी तो ये देखकर पसीने छूट गए कि ये कार मेरे बाबा की थी। मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। या अल्लाह, अब मैं अपने अब्बू का सामना कैसे करूँगी। न जाने क्या सोचकर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने अब्बा के कमरे की तरफ आ गई। अब्बा के कमरे से तिलावत की आवाज़ें आ रही थी। वो खामोशी से बैठे जिक्र में मसरूफ़ थे, जबकि अम्मा उनका मुंह देख रही थी। जब वो जिक्र से फारिग हो चुके तो अम्मा ने घबराए हुए लहजे में कहा, आमना के अब्बा, आमना घर नहीं है। मैंने उसे कमरे में देखा है, हर जगह चेक किया है, मगर शायद वो कहीं घर से चली गई है। उसने आपसे कोई बात की थी। अम्मा अब्बा को मुसलसल झंझोड़े जा रही थी, जबकि अब्बा पुरसुकून से बैठे, जबकि अब्बा के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। मगर फिर अम्मा के वावेला मचाने पर बोले, भली लोकी, परेशान क्यों होती है? मेरी बेटी को मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। उसने कल ही मुझे बताया था कि वो एक लड़के से मोहब्बत करती है, मगर वो लड़का हमारी बरादरी का नहीं था। इंतहाई बदखसलत और बदनीयत लड़का था। वो हमारी बेटी को ले जाता। उसका इरादा था कि वो मेरी बेटी के ज़रिए हमारे घर का सारा माल सामान भी लूट कर ले जाएगा और हमारी बेटी को खुदा न खास्ता कहीं फ़रोख्त कर देगा। अपने दाम खरे करने के बाद वो तो जाहिर है उसे छोड़ देता, मगर मैंने ऐसा नहीं होने दिया। पर मैं ये भी जानता था कि अगर मैंने अपनी जवान औलाद को किसी काम से रोका तो ये और ज़्यादा बागी हो जाएगी, शायद मुझे ही अपना दुश्मन समझेगी। तभी मैंने अपने कुछ दोस्तों को कहा था कि मेरी बेटी की हिफाजत कीजिए। कौन से दोस्त शाह साहब? अम्मी ने घबराते हुए पूछा। तुम इन मामलात को नहीं समझती भली लोग, ये रूहानी दुनिया के मामलात हैं, इन्हें मुझ तक ही रहने दो। तुम्हारी बेटी सही सलामत घर आ गई है, उससे कह दो कि आइंदा ये गलती मत करे। मैंने उसे आज माफ़ कर दिया है, मगर दोबारा उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। बाबा ने यह कहकर आंखें बंद कर ली और अम्मी खामोशी से उनके कमरे से निकल गई, जबकि मैं दरवाजे की ओट में खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। मेरी समझ में सारा मामला आ गया था कि कैसे बाबा के जिन्नात दोस्त ने मेरी न सिर्फ हिफाजत की बल्कि मुझे बाहिफाजत घर भी पहुंचाया। मगर न जाने क्यों ये सब मुझे बहुत ही अजीब और गैर हकीकी लग रहा था। तभी मैं कमरे में गई और आसिफ को कॉल करने लगी, मगर आसिफ का नंबर बंद था। मैं परेशान हो गई थी। बाबा से मैंने कोई बात नहीं की थी। न जाने क्यों मेरा दिल अजीब सी कैफियत में डूबा हुआ था। आसिफ की नाराज़गी का ख्याल मुझे अलग सता रहा था। तकरीबन 2-3 दिन के बाद मैंने आसिफ को दोबारा कॉल की तो उसने काफ़ी देर के बाद कॉल उठाई। हेलो आसिफ, तुम्हें क्या हो गया था? मैं रेलवे स्टेशन आई थी, तुम क्यों नहीं आए थे? मेरे कहने पर आसिफ गोया सीख पा हो गया। चुप कर जाओ धोखेबाज औरत,
تم نے اتنی چالاکیاں کہاں سے سیکھی؟ مان لیا کہ میں بھی تمہیں دھوکہ ہی دیتا اور تم جیسی لڑکیوں کی اوقات یہی ہوتی ہے، مگر شکر ہے کہ میں نے تم سے محبت نہیں کی، تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ جب میں ریلوے اسٹیشن پر تمہارے پاس آیا تو تم مجھے دیکھ کر چیخنے کیوں لگ گئی تھی؟ کیا موت پڑ گئی تھی تمہیں؟ اتنا عرصہ تو تم مجھ سے باتیں کرتی رہی ہو، میرے ساتھ گھومتی پھرتی رہی ہو، اور اب آ کر تم نیک اور شریف بن گئی، وہ بھی عین اس وقت جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر تمہیں لینے آیا تھا۔ آصف، تم مجھے کب لینے آئے تھے؟ میں نے تو تمہیں وہاں نہیں دیکھا۔ اچھا، مجھے دیکھ کر تم اٹھی نہیں تھی؟ اور اس کے بعد تم نے مجھے ان پگڑی والے دہشت گردوں سے اتنا مروایا کہ آج 3 دن کے بعد مجھے ہوش آیا ہے۔ تم یہ سب کچھ پلان کر کے آئی تھی نا؟ تم بڑی چالاک بنتی ہو نا، مگر اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آصف نے فون بند کر دیا، جبکہ میرے ذہن میں ایک سے ایک دھماکہ ہونے لگا۔ تو کیا وہ کالے لباس میں ملبوس شخص آصف تھا؟ پھر وہ مجھے نظر کیوں نہیں آیا؟ اور وہ سفید بزرگ لوگ کون تھے؟ کیا وہ واقعی میرے بابا کے دوست تھے؟ مگر آصف کی زبانی اپنے بارے میں یہ گھٹیا الفاظ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد میں نے بھی اس کا نمبر بلاک کر دیا، اسے دوبارہ کبھی فون نہیں کیا، نہ ہی اس سے بات کی۔ خدا جانے اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کتنی کوششیں کی ہوں گی، مگر خدا کے فضل سے مجھے وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکا، کیونکہ میرے ساتھ میری بابا کی شفقت کا سایہ تھا اور اللہ کی رحمت کا سایہ، جس نے مجھے کسی غیر کے ہاتھوں رسوا نہ ہونے دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔